हाँ जी, अपन जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्पैक्शन। अपन पढ़ेंगे कॉम्पैक्शन, ठीक है। सबसे पहले कॉम्पैक्शन से पहले बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी। देखिए सबसे पहला टॉपिक अपना जो है वो है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या है? तो अपन कह सकते हैं प्रॉपर्टी है सॉइल की। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, जब सॉइल को कंप्रेसिव फोर्स के अंडर होती है, जब सॉइल कंप्रेसिव फोर्स के सब्जेक्टेड होती है तो वो क्या होती है, डिक्रीज करती है वॉल्यूम में। वॉल्यूम में जो डिक्रीमेंट आता है वही आपकी कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो अपन कह सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल्स, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल्स क्या, टू अंडरगो, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल्स टू अंडरगो डिक्रीज इन दी वॉल्यूम, डिक्रीज इन दी वॉल्यूम ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स और कंप्रेसिव स्ट्रेस, ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स, फोर्सेस कर देता हूं, और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इज नॉन एज कंप्रेसिबिलिटी। देखिए सॉइल पे अगर हम लोड लगाएं, ठीक है ना, तो होगा क्या, वॉइड्स में जो डिक्रीमेंट आएगा, वॉइड जो कम होंगे, ठीक है ना, उसकी वजह से सॉइल का वॉल्यूम कम होता है। इसी प्रॉपर्टी को ही कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। लोड लगाने पे वॉइड्स कम होंगे, वॉइड्स जो कम होंगे उसी को ही अपन क्या कहेंगे, उसी की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, और इसी को अपन क्या कहेंगे, कंप्रेसिबिलिटी। अब बात यह है कि भैया किस तरीके से होगी, हाउ, ठीक है ना। अब बात करेंगे हाउ, कैसे होगी ये कंप्रेस, ठीक है। तो अपने पास 3 लोग हैं, ठीक है ना, अपने पास 3 लोग हैं सॉइल के अंदर जो अपन कंसीडर करते हैं। सबसे कमजोर है एयर, फिर है वाटर, और फिर है सॉलिड, ठीक है, फिर है सॉलिड। देखिए एयर का कंप्रेस हो जाना और एयर का एक्सपल्शन दोनों पॉसिबल है। एयर का कंप्रेशन और एयर का एक्सपल्शन मतलब कंप्रेस होना और निकल जाना, एक्सपल्शन मतलब निकल जाना, ठीक है ना, इसका मतलब है निकल जाना, वॉइड से एयर निकलेगी जो, ठीक है ना, ये दोनों पॉसिबल हैं और यही हमारा होता है कॉम्पैक्शन। वाटर का कंप्रेशन और वाटर का एक्सपल्शन। देखिए भैया वाटर जो है कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है ना, इतना आप जनरेट नहीं कर पाते स्ट्रेस कि ये आपका, या प्रेशर कि ये कंप्रेस हो जाए। वाटर का जो एक्सपल्शन है वो हमारा हो जाता है कंसोलिडेशन। अब बच्ची सॉलिड का ना तो कंप्रेशन है ना एक्सपल्शन है। हालांकि एक बात आपको मैं बता देता हूं कि भैया इसका इलास्टिक कंप्रेशन जरूर होता है, ठीक है ना, इसका इलास्टिक कंप्रेशन जरूर होता है सॉलिड का, ठीक है ना, सॉलिड का इलास्टिक कंप्रेशन जरूर होता है। लेकिन अपन ने बात की हाउ, कैसे सॉइल कंप्रेस होगी भैया, हाउ, ठीक है ना। तो एयर कंप्रेस हो एयर निकले, वाटर कंप्रेस हो वाटर निकले, सॉलिड कंप्रेस हो सॉलिड निकले। तो भैया एयर का कंप्रेशन और एक्सपल्शन हो गया कॉम्पैक्शन, और वाटर का कंप्रेशन होगा नहीं, एक्सपल्शन हो गया कंसोलिडेशन, और सॉलिड का ना ही कंप्रेशन है ना ही एक्सपल्शन है, ठीक है। अब हम चाहते क्यों हैं भैया, एक वजह ये भी तो हो कि अपन क्यों चाहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी क्यों डिजायरेबल है, या ये कहें कि वॉइड का रिडक्शन क्यों डिजायरेबल है, क्या रीजन है कि अपन देख रहे हैं क्यों, वाई, ठीक है ना। भाई हाउ हो गया, पहले तो वाट हुआ, वाट क्या है कंप्रेसिबिलिटी, फिर हाउ हो गया, तो उसके अंदर 2 चीजें आ गई, कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन। अब अपन बात कर रहे हैं वाई, क्यों चाहिए भाई, कोई तो रीजन होगा, नहीं तो अपन क्यों कर रहे हैं, कोई तो रीजन होगा। क्या होता है भैया, पहला ये वॉइड्स को रिड्यूस करता है, वॉइड्स रिड्यूस होते हैं और ड्राई डेंसिटी बढ़ती है, या डेंसिटी बढ़ती है आप ये बोल सकते हैं। अभी पहले मैं ड्राई डेंसिटी लिख रहा हूं, ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होती है। इसका फायदा क्या होता है, ठीक है ना, इसका फायदा क्या होगा, ठीक है ना। तो एक मैंने लिख दिया, सेकंड आप इससे समझ सकते हैं, इससे स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी भैया, डेंस सॉइल अधिक स्टेबल होगी, ठीक है ना। तीसरा, शेयर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपको पता है नॉर्मल स्ट्रेसेस पर भी डिपेंड करती है,
शियर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है। चौथा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन सेटलमेंट घटेगा अगर आप पहले ही कर लेते। और खासकर किसके लिए? कंसोलिडेशन के लिए। तो भैया पोस्ट कंस्ट्रक्शन के बाद सेटलमेंट जो होता है ना, जैसे क्ले सॉइल होती है, अब वो क्ले सॉइल क्या, पानी धीरे धीरे छोड़ेगी, साल लग जाते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल। अब आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया और पता लगे आप कंस्ट्रक्शन के 1 साल बाद उसने पानी निकला, कंसोलिडेट हुआ और आपकी जो बिल्डिंग है वो ज्यादा सेट कर गई, तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन सेटलमेंट रिड्यूस होता है। पोस्ट कंस्ट्रक्शन सेटलमेंट रिड्यूस होता है भैया। और ठीक है, रिड्यूस का। और परमिबिलिटी डिक्रीज होती है, परमिबिलिटी डिक्रीज होती है। और अल्टीमेटली आपका सेटलमेंट कम हो रहा है, शियर स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो आपका क्या बढ़ेगा भैया? बियरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये सब हमारे फायदे हो जाते हैं भैया। क्यों कर रहे हैं, क्यों का रीजन है भैया? वॉइड कम हो जाएगा, ड्राई डेंसिटी बढ़ जाएगी। इन सब का फायदा क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी, शियर स्ट्रेंथ बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन के बाद जो सेटलमेंट है वो घटेगा, परमिबिलिटी घटेगी और बियरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये सब फायदा हो रहा है। इसीलिए ही अपन बात कर रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी, कॉम्पैक्शन, कंसोलिडेशन, इनकी बात कर रहे हैं। कंप्रेसिबिलिटी के अंदर 2 भागों में बढ़ गया, कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन तो हो गया एयर का निकलना और एयर का आपका कंप्रेस होना। ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं डेंसिफिकेशन ऑफ सॉइल बाय द मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज कॉम्पैक्शन। डेंसिफिकेशन ऑफ सॉइल बाय मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। डेंसिफिकेशन ऑफ सॉइल बाय मैकेनिकल एनर्जी, मेनली आपका डायनामिक लोड रहते हैं। डेंसिफिकेशन ऑफ सॉइल बाय मैकेनिकल एनर्जी, इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? ठीक है ना, होगा क्या? कंप्रेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ एयर, कंप्रेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ एयर, ये होगा मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना, इज नॉन एज कॉम्पैक्शन। इज नॉन एज कॉम्पैक्शन। एक बार मैं इसका देख लेता हूं फोकस सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। हाँ जी, परफेक्ट है। ठीक है ना। तो ये आपका कॉम्पैक्शन हो गया। ठीक है, कि डेंसिफिकेशन हो जाए। अब अपन कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस क्या क्या है कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में? ठीक है, कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में क्या क्या डिफरेंस है? देखिए, कंसोलिडेशन पहले कंप्रेस होगी सॉइल, ये पहले मतलब कॉम्पैक्ट होगी सॉइल। ठीक है, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर सॉइल में एयर है तो कंसोलिडेशन शुरू नहीं होगा। कंसोलिडेशन फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए ही शुरू होता है। तो मैं पहला लिख रहा हूं कॉम्पैक्शन और दूसरा लिख रहा हूं कंसोलिडेशन। पहला लिख रहा हूं कॉम्पैक्शन और दूसरा लिख रहा हूं कंसोलिडेशन। ठीक है ना, कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन। तो सबसे पहले बात करें कि भैया ये क्या है? ये डिक्रीज इन वॉल्यूम है। पहला भैया वॉल्यूम में कमी है, डिक्रीज इन वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन ड्राई डेंसिटी भी बोल सकते हो आप, है ना, और आप डेंसिटी भी बोल सकते हो। डिक्रीज इन वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन, डिक्रीज इन वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन डेंसिटी, डिक्रीज इन वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ सॉइल अकर्स बाई एक्सपल्शन एंड कंप्रेशन ऑफ एयर बोल सकते हो आप। ठीक है ना भाई, मेनली तो एक्सपल्शन हो गया एंड कंप्रेशन। यह पहले कंप्रेशन लिख देता हूं, कंप्रेशन ऑफ एयर एंड एक्सपल्शन ऑफ एयर। भैया एयर के बाहर निकलने के कारण भैया वॉल्यूम में कमी आएगी, वॉल्यूम में कमी आएगी, डेंसिटी घनत्व तो बढ़ेगा। वॉल्यूम में कमी आएगी, एयर निकाल रहे हो आप, घनत्व तो बढ़ेगा। ठीक है ना, एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम दी वॉइड्स, वॉइड्स से जो एयर निकलेगी। ठीक है, वहीं आपका वो क्या आ जाएगा? डिक्रीज इन वॉल्यूम इंक्रीज इन डेंसिटी। किसकी वजह से? किसकी वजह से? अकर्स बाय एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर। ठीक है ना, तो अपन इसका लिख सकते हैं डिक्रीज इन वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन डेंसिटी। डिक्रीज इन वॉल्यूम, भैया वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हो गया, एंड इंक्रीज इन डेंसिटी,
decrease in volume and increase in density of soil occurs due to expulsion of pore water, expulsion of pore water from the voids। देखिए पहले एयर निकलेगी, ठीक है ना, पहले एयर निकलेगी, ठीक है, और फिर आपका पहले एयर कंप्रेस और एयर निकलेगी, फिर आपका वाटर का नंबर आएगा, ठीक है। और ध्यान रखना ये कैसे होता है, जब सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड होती है ना, लोड लगता है, तो जैसे हमारे कुछ दोस्त होते हैं ना कि भैया बस तू तो थप्पड़ मार दे मैं देख लूंगा, तू थप्पड़ मार दे मैं देख लूंगा, वो वाले दोस्त है ना, वाटर बिल्कुल वही होता है। सॉलिड वो कहता है बस तू देख मैं ले रहा हूं सारा लोड, तो लोड आते ही इनिशियल वाटर लोड ले लेता है। कंसोलिडेशन में कैसा होता है, इनिशियल वाटर लोड ले लेता है और एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनता है, ठीक है ना, एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनता है, ठीक है, या एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बनता है, जिससे ग्रेडियंट कॉज होता है और जगह मिलते ही वाटर निकल जाता है। मतलब कहता है थप्पड़ मार दे, ठीक है ना, मैं देख लूंगा, और जैसे थप्पड़ मारी और भाग लेता है, ठीक है। मतलब इनिशियल दिखाता है कि लोड मैं ले रहा हूं और धीरे धीरे पतली गली पकड़ के और निकल लेगा और लोड सारा ट्रांसफर हो जाता है सॉलिड पर, ठीक है ना। तो वो आपका कंसोलिडेशन के लिए हो गया, ठीक है ना। अभी ये आपका बात कर रहे हैं इसकी कॉम्पैक्शन की, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं। कॉम्पैक्शन जो है किस में होता है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में। कॉम्पैक्शन अकर्स इन पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, कॉम्पैक्शन अकर्स इन पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, कॉम्पैक्शन अकर्स इन पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है ना। कॉम्पैक्शन जो होता है पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में होता है, जबकि कंसोलिडेशन जो होता है वो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में होता है। कंसोलिडेशन टेक्स प्लेस इन फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, पूर्ण संतृप्त जो होती है, ठीक है ना, ये आंशिक संतृप्त में और ये पूर्ण संतृप्त में, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है ना, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। कंसोलिडेशन टेक्स प्लेस इन फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है ना। ये आपका फिनोमिनन है, ये शॉर्ट टर्म है, ठीक है ना। कॉम्पैक्शन जो है ये शॉर्ट टर्म है, कुछ टाइम में हो जाएगा, और ये लॉन्ग टर्म है, ये आपका शॉर्ट टर्म है, ठीक है ना। थोड़ा शॉर्टली लिख देता हूं, चलिए। ठीक है ना, ये देखिए, ये आपका तीसरा है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, ये टेक्स वेरी लेस टाइम या सडन हो जाता है, ठीक है ना, सडन हो जाता है। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म, लंबा समय, साल 2 साल 3 साल, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है ना, लंबा समय लेता है, लंबा समय लेता है ये, ठीक है ना भैया, लॉन्ग प्रोसेस है, लंबा समय लेता है ये, ठीक है। अगला कॉम्पैक्शन जो होता है ना, डायनामिक लोड होते हैं मेनली, ठीक है ना, अकर्स ड्यू टू डायनामिक लोड मेनली, अकर्स ड्यू टू डायनामिक लोड मेनली, डायनामिक लोड होते हैं मेनली, जैसे कोई हीटिंग करें, ठीक है ना, अपन वो करते हैं, ब्लोज मारते हैं, ठीक है, या आपके क्या होते हैं, रोलर वगैरह चलते हैं, ठीक है ना। ये किसकी वजह से होता है, लॉन्ग टर्म स्टैटिक लोड की वजह से। इट अकर्स ड्यू टू लॉन्ग टर्म स्टैटिक लोड, लॉन्ग टर्म स्टैटिक लोड, लॉन्ग टर्म स्टैटिक लोड की वजह से, लंबे समय तक जो स्टैटिक लोड रहेगा, ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है, और वो जो है ना वो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। हाँ जी, इसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ता है, और उसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमेशा सॉइल सैचुरेटेड ही रहेगी, इसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंक्रीजेज, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंक्रीजेज। जो स्थिति रहती है, अपन वाटर मिला करके चलते हैं भैया, जो कॉम्पैक्शन का फिनोमिनन है प्रॉक्टर टेस्ट के हिसाब से बता रहा हूं, जैसे अपन प्रॉक्टर टेस्ट वगैरह करते हैं, ठीक है ना, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, क्योंकि आप वाटर है और आप क्या कर रहे हो, उसको कॉम्पैक्ट का एयर निकाल रहे हो,
वाटर तो उसके अंदर है, उसको क्या कर रहे हो, एयर निकाल रहे हो, तो एयर निकाल रहे हो तो आपका VW/VV बढ़ेगा। इसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है ना ये कांस्टेंट रहता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑलवेज 100%, ऑलवेज 100%। भैया जितना वो मतलब वाटर निकलेगा उतना ही वो वॉइड कम होंगे, तो ये हमेशा 100% रहता है। तो ये कुछ मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन का, ठीक है ना, कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन का कुछ अंतर करके मैंने आपको बताया, ठीक है। जनरली आपका ये होता है ना वेल ग्रेडेड सॉइल में सूटेबल है, ये भी आप ध्यान रखना। एक और कंपैरिजन बता रहा हूं मैं आपको, एक और कंपैरिजन बता रहा हूं मैं आपको भैया। ये जो आपका है ये कॉम्पैक्शन जो है ये किसके लिए इफेक्टिव है, वेल ग्रेडेड सॉइल, ठीक है ना, इट इज इफेक्टिव फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल। वेल ग्रेडेड सॉइल, ये वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए है, ठीक है ना, ज्यादा इफेक्टिव होगा। इट इज मोर इफेक्टिव कर देता हूं मैं, मोर इफेक्टिव और सिग्निफिकेंट, इट इज मोर इफेक्टिव फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल। भैया वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल बीच में फंस जाते हैं, ठीक है ना, वेल ग्रेडेड सॉइल जिनमें सैंड, ग्रेवल, ठीक है ना, वेल ग्रेडेड सॉइल, ठीक है, जिसमें वेरिएशन ज्यादा होता है, सैंड हो, ग्रेवल हो, सिल्ट, क्ले कुछ हद तक हो, मतलब जिसमें सैंड ग्रेवल हो और कुछ हद तक सैंड एंड ग्रेवल तो है ही, एंड लेस एक्सटेंट पे मतलब कम हो, ठीक है ना, आपका क्या हो, कम हो सिल्ट एंड क्ले। वेल ग्रेडेड के लिए आपको पता है मैंने आपको एक लेक्चर डाल रखा है यूट्यूब पर ही, यूट्यूब पर एक लेक्चर डाल रखा है वेल ग्रेडेड। 5% से लेस होता है तभी अपन वेल ग्रेडेड की बात करते हैं, अगर 5% से लेस हो, ठीक है ना, तो ये ज्यादा इफेक्टिव है। और ये इफेक्टिव किसके लिए, क्लेई सॉइल के लिए। ये किसके लिए इफेक्टिव है, इट इज मोर इफेक्टिव फॉर क्लेई सॉइल। हालांकि ये आपका चलेगा सबके लिए, पर किसके लिए मोर इफेक्टिव और सिग्निफिकेंट किसके लिए है, क्लेई सॉइल के लिए है, इसलिए आप इसमें क्लेई सॉइल की बात ज्यादा करोगे, ठीक है ना, मोर इफेक्टिव और सिग्निफिकेंट फॉर क्लेई सॉइल। हालांकि एप्लीकेबल सभी सॉइल पे है, लेकिन मोर इफेक्टिव, ठीक है ना, किसके लिए, क्लेई सॉइल के लिए। तो ये आपका मैंने एक कंपैरिजन करा, आपको 7 पॉइंट्स दिए। अब मैं आपसे डेटा की बात करता हूं, पहले डेटा की फिर टेस्ट की, ठीक है ना, तो पहले बात करता हूं मैं डेटा की, ठीक है, ये लेक्चर डेटा की बात होगी, अगले लेक्चर में फिर टेस्ट की बात करूंगा, ठीक है ना, इस लेक्चर में डेटा की बात होगी, ठीक है ना, फिर अगले लेक्चर में मैं टेस्ट की बात करूंगा, या अगर देखूंगा टाइम का क्या सिस्टम बैठता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रॉक्टर टेस्ट की बात कर लेता हूं, ठीक है ना, सबसे पहले मैं प्रॉक्टर टेस्ट की बात कर लेता हूं, जो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, देखिए आपके पास 6 डेटा है, 6, या ऐसा करता हूं पूरे को एक में ही बना देता हूं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट भैया जो प्रॉक्टर के अकॉर्डिंग था, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट जो प्रॉक्टर के अकॉर्डिंग था, मॉडिफाइड प्रॉक्टर, ठीक है ना, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट जो है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड हो गया, फिर मॉडिफाइड प्रॉक्टर हो गया, ठीक है। फिर आपका लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट, ठीक है ना, आपका इसके बाद है लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट, ठीक है ना, लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट। भैया ये आपका IS 2720 पार्ट 7 से है, IS 2720 पार्ट 7, ठीक है ना, पार्ट 7। और फिर आपका हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट है, हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट है, हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट है, फिर आपका हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट। एक ये इसको नीचे लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट, ये IS 2720 के अकॉर्डिंग है पार्ट 7, ये IS 2720 के अकॉर्डिंग है पार्ट 7। देखिए इसमें डबल डेटा हो जाता है, इसके अंदर डबल डेटा होता है, थोड़ा सा नीचे बना देता हूं, इसमें डबल डेटा होता है, डबल डेटा। इसमें एक में लार्ज माउल्ड और आता है, लार्ज माउल्ड, लार्ज माउल्ड,
नॉर्मल माउल्ड, लार्ज माउल्ड। लार्ज माउल्ड क्या होता है, जब बड़े पार्टिकल अधिक हो, 5% से अधिक हो, ठीक है ना। देखिए कोड ने पहले तो 20 mm लिखा, बाद में उसको रिवाइज करने के लिए कहा 19 mm। तो कोड ने पहले 20 लिखा और रिवाइज करने के लिए कहा 19 mm। ये 1980 में छपा था, तो उस टाइम तो इसने 20 mm लिख दिया, बाद में अमेंडमेंट आया। ये 1983 में छपा था, ये पार्ट 8 है, पार्ट 8 है। ये 1983 में छपा था, तो भैया ये क्या है कि इसके पास वो पहले से डेटा 19 ले लिया था इसने, ठीक है ना। तो इसमें नॉर्मल माउल्ड है और अगला है लार्ज माउल्ड। लार्ज माउल्ड जब बड़े पार्टिकल अधिक हो, 5% से अधिक हो, 5% तक होते तो कोई फर्क नहीं आता, लेकिन 5% से अधिक होंगे, अगर आप उनको निकाल देंगे, तो आप सही से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए तो नॉर्मल माउल्ड, लार्ज माउल्ड। भैया कई लोग मुझसे इसके बारे में पूछते हैं, प्रूफ दो। तो भैया इसके लिए तो प्रूफ आपके पास रंजन एंड राव की बुक आती है, रंजन एंड राव, गोपाल रंजन एंड राव, ठीक है, IIT रुड़की के जो प्रोफेसर हैं उसके लिए। और इसके प्रूफ तो अपने आप में भगवान है ही भैया, है ही हमारे पास कि जिसका प्रूफ हमें कहां से मिलेगा, भगवान से ही मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वेट ऑफ रैमर या वेट ऑफ हैमर दोनों चलते हैं। वैसे जो आपका कोड है ना, उसने रैमर लिख रखा है, कोड ने रैमर लिख रखा है, वेट ऑफ रैमर, ठीक है ना, वेट ऑफ रैमर, ठीक है। अगला है आपके पास हाइट ऑफ फॉल, हाइट ऑफ फॉल। अगला है आपके पास हाइट ऑफ फॉल, हाइट ऑफ फॉल, ठीक है ना। अगला है आपके पास साइज ऑफ माउल्ड, ठीक है ना, या अपन बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ माउल्ड, साइज ऑफ माउल्ड या वॉल्यूम ऑफ माउल्ड भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ माउल्ड भी बोल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ माउल्ड, साइज ऑफ माउल्ड या फिर बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ माउल्ड, ठीक है ना, साइज ऑफ माउल्ड या फिर बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ माउल्ड, ठीक है। अगला अपने पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ ब्लोज पर लेयर, ठीक है ना, या नंबर ऑफ लेयर्स पहले लिख देता हूं, चलो नंबर ऑफ लेयर्स, नंबर ऑफ लेयर्स। अगला नंबर ऑफ ब्लोज पर लेयर्स, नंबर ऑफ ब्लोज पर लेयर्स, नंबर ऑफ ब्लोज पर लेयर, पर लेयर है, सॉरी लेयर्स पर लेयर, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ ब्लोज पर लेयर, ठीक है, ये डेटा है। इसके बाद एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में, इसके बाद लास्ट डेटा है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में आपके पास अगला जो है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है भैया। इसमें जो आपका ऐसे वेट लिया था 5.5 पाउंड, LB पाउंड को नोट करने के लिए होता है, और अगर इसको केजी में दोगे आप, केजी में दोगे आप 2.495 केजी, अगर इसको केजी में दोगे आप 2.495 केजी, इसने लिया था 10 पाउंड, ठीक है ना, और इसको बदलोगे अगर केजी में तो 4.54 केजी, 4.54 केजी भैया, ठीक है ना। इसने हाइट ऑफ फॉल लिया था आपके पास 1 फीट, 1 फीट या 1 फुट बोल लो आप, 12 इंच, 12 इंच को कन्वर्ट करोगे अगर आप सेंटीमीटर में, अगर 12 इंच को कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में तो 30.48 सेंटीमीटर, 30.48 सेंटीमीटर अगर कन्वर्ट करते हो तो 30.48 सेंटीमीटर। भैया ये आपके पास साइज ऑफ माउल्ड आता है 1/30 क्यूबिक फीट, यानी 944 सीसी या 944 ml, 944 सीसी या 944 ml एक ही बात हो गई, 1 सीसी 1 ml के बराबर होगा। किसी किसी बुक ने 945 लिख रखा है भैया। ये है इसके पास 1.5 फीट है, यानी 18 इंच, और अगर 18 इंच को मैं बदलूंगा तो ये मेरे पास आएगा 45.72 सेंटीमीटर, 45.72 सेंटीमीटर। ये साइज ऑफ माउल्ड सेम है, साइज ऑफ माउल्ड सेम है, 944 सीसी कह लो, 944 ml कह लो, एक ही बात है भैया, एक ही बात है। और किसी किसी बुक ने 945 ले रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ लेयर्स इसमें है 3, इसमें है 5, नंबर ऑफ ब्लोज इसमें है 25, इसमें है 25, इस पर मैं बाद में आऊंगा। ये अपन क्या है कि कैलकुलेट करना सीखेंगे, तो मैं यहां पे अभी खाली जगह छोड़ रहा हूं, बाद में कैलकुलेट कर करके या
मेरे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो मैं लिख दूंगा अभी, ठीक है ना। फिर मैं आपको बताऊंगा ये आई कैसे, ठीक है ना, एक एक वैल्यू, ठीक है। तो आई कैसे, अब ये तो हो गया आपके पास प्रॉक्टर के अकॉर्डिंग। अब इसका क्या किया गया, मेट्रिफिकेशन किया गया। मेट्रिफिकेशन किया गया तो इसको कर दिया 2.6 kg मेट्रिफिकेशन। इससे ये आया लाइट और इससे आया हैवी, तो ये कर दिया 2.6 kg और ये कर दिया 4.9 kg। किसी किसी बुक में 4.89 kg लिख रखा है, लेकिन मैंने कोड आपको कहा ना भगवान से पूछ लेना तो वो जवाब दे देंगे। तो आपके पास 2.6 kg भैया। इससे स्टैंडर्ड प्रॉक्टर से आया लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट, मॉडिफाइड प्रॉक्टर से आया हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट, ठीक है ना। लार्ज माउल्ड में भी यही रहेगा, लार्ज माउल्ड में भी यही रहेगा। लार्ज माउल्ड में सिर्फ दो चीजें बदलेंगी, एक तो साइज, ठीक है ना, एक तो बदलेगा साइज और दूसरा बदलेगा आपके पास ब्लोज, ठीक है। अभी मैं समझा देता हूं। अब देखो ये 30.48 सेंटीमीटर है, इसने कर दिया 31 सेंटीमीटर, सॉरी 31 सेंटीमीटर, 310 mm, इसने कर दिया 31 सेंटीमीटर, 310 mm, 31 सेंटीमीटर, और इसने कर दिया 45 सेंटीमीटर। भैया इससे इसकी बात हो रही है, इससे इसकी बात हो रही है, इसने कर दिया 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसने 944 सीसी रखा तो इसने 1000 ml कर दिया, 1000 ml या 1000 सीसी, ठीक है ना, 1000 ml या 1000 सीसी, ठीक है ना। इसने इसका क्या करा, एरिया बढ़ाने के लिए, इसमें क्या होता है 10 सेंटीमीटर डाया होता है, 12.73 सेंटीमीटर हाइट होती है, 10 सेंटीमीटर डाया होता है, 12.73 सेंटीमीटर हाइट होती है। इसने क्या करा 15 सेंटीमीटर डाया कर दिया, तो 2250 ml या 2250 सीसी, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है ना। सेम यहां रख दो, सेम यहां रख दो, ठीक है। अब ये 3 लेयर 25 ब्लोज, 3 लेयर 25 ब्लोज, कहने का मतलब इसका मेट्रिफिकेशन, इसका मेट्रिफिकेशन, इसका मेट्रिफिकेशन, इसका मेट्रिफिकेशन, इसका मेट्रिफिकेशन, इसका मेट्रिफिकेशन, बाकी का सेम छाप दिया भैया। अब यहां पे क्या हुआ, ब्लोज बढ़ा दिए, ब्लोज एरिया बढ़ गया, तो सिमेट्रिकली करने के लिए एरिया जितना बड़ा लगभग उसी हिसाब से ब्लोज बढ़ा दिए 55। कुछ लोग यहां पे भी बोलते हैं, तो भैया भगवान से बात कर लेना, पेज नंबर 6 पे मिल जाएगा आपको, 55 नीचे की ओर है, पेज नंबर 6, IS 27 पार्ट 7 पेज नंबर 6, 55, क्योंकि कुछ बुकों में 56 लिख रखा है तो कुछ लोग पूछते हैं, तो भैया ऐसे केस में भगवान है हमारे पास, उनसे बात करेंगे हम, ठीक है ना, तो भगवान के पास चल देंगे, ठीक है। अब बात आती है इसके वैल्यू, ये कैलकुलेट कैसे होगी, ये कैसे आएगा। ये डेटा आपने पूरा देख लीजिए अच्छे से, इससे ये आया, इससे ये आया, ठीक है। ये पूरा डेटा है, ये कोड भगवान से पूछ लेंगे, और ये रंजन एंड राव से मैंने देखे हैं, तो ये मेरे पास डेटा हो गया। अब ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में जो अपन देते हैं, किलो जूल पर मीटर क्यूब में निकालते हैं, किलो जूल पर मीटर क्यूब में हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक बार कैलकुलेटर ले लेता, मोबाइल से कर देता हूं, चलो कैलकुलेशन, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो हम कन्वर्ट करते जाएंगे किलो जूल, ठीक है। देखिए हमारे पास 2.495 kg है, ठीक है। आपको एक एक करके मैं बताता जाता हूं, इस लेक्चर में डेटा ही कराऊंगा, ठीक है ना, अगले लेक्चर में टेस्ट बताऊंगा। 2.495 kg है, इनटू में भैया डेटा पे क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव पेपरों में ध्यान रखना, 2.495 kg, इसको 9.81 से गुणा करोगे तो ये न्यूटन में आएगा, इसको 9.81 से गुणा करोगे तो ये न्यूटन में आएगा। हाइट आप सेंटीमीटर में ले रहे हैं, इसको मीटर में करोगे, मीटर में ले लो 0.3048, हाइट मीटर में ले ली। ये सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में लेने के लिए 10 की घात 6 का भाग लगाओगे, 10 की घात 6 का भाग लगा दोगे तो बाद में लगा देंगे, तो 944 से गुणा, 944 का भाग लगाना है, वैसे भी भाग लगाना है। देखिए ये आपके पास है, आपके पास ये तो हो गया, इससे तो हो गया वेट, इससे हो गया वेट, ये हो गई हाइट, भैया लोड गुणा दूरी, ये हो गया कार्य जो कि एनर्जी में बदलेगा, लोड गुणा दूरी, ये हो गया कार्य। अब ये कार्य कितनी बार किया गया, 75 बार किया गया, लोड गुणा दूरी ये हो गया कार्य। तो लोड को पहले न्यूटन में बदला तो 9.81 से गुणा किया, इसको न्यूटन में बदला तो 9.81 से गुणा किया, ठीक है ना। अब ये आपके पास आया 2.495 इंटू 9.81 इंटू 0.3048 इंटू 75 बार ये कार्य किया गया, 75 बार कर लिया भाई कार्य, ठीक है ना। बटे में आपका 944 वॉल्यूम है, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलने के लिए 10 की घात 6 आएगा, भाग लगेगा 10 की घात 6 का, तो ये पहले ही वॉल्यूम भाग में, तो वो गुणा में हो जाएगा, तो वो गुणा कर दो 10 की घात 6, ठीक है। इसके अलावा आपका ये न्यूटन को किलो न्यूटन में बदलने के लिए, क्योंकि किलो जूल पर मीटर क्यूब में निकाल रहा है ना, 1000 का भाग और लगेगा,
1000 का भाग और लगेगा, तो ये आया मेरे पास 592.71, 592.71। तो एक बार मैं ना इसका डेटा लिख रहा हूं, फिर आपको है ना 592.71, ठीक है ना, एक बार इसका डेटा लिखता जाता हूं। 2696.30 है ये, 2696.30 कुछ जो याद है डेटा, और बाकी अपन कैलकुलेट करना मैं आपको सिखा दूंगा। 593.01 है, इसका 2700 कुछ आता था, आपका 2703 पॉइंट कुछ आता था, ठीक है। इसका तो हल्का सा वेरिएशन आता है, शायद 579 कुछ आता है, 579.83, और इसका 2703 के आसपास आता था। चलिए एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है ना। कैलकुलेट कैसे करना है मैं बता रहा हूं एक बार फिर से। इसको उठाओगे, गुणा करोगे 9.81 से, गुणा करने के बाद ये 0.45, ठीक है ना, मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.45 गुणा ये 25 पंजे 125 बार ये वर्क किया गया, 125, ठीक है ना, बटे में 1000, ये तो वॉल्यूम आपका ये हुआ। इसके अलावा 10 की घात 6 से गुणा करोगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलने के लिए, ठीक है ना, और आपको किलो जूल में बदलने के लिए इसका और भाग लगाओगे 1000 का, तो 2703.88 तो 2703.88, ठीक है ना, 2703.88, और ये थोड़ा सा कम हो जाता है, तो ये शायद 2643 कुछ आता है, 2643, एक मिनट में देख लेता हूं, थोड़ा सा ही वेरिएशन है। $2643.79 ये अप्रॉक्स ही आते हैं। अब ये देखो ये इसका कितना गुणा है, ये इसका कितना गुणा है, तो 2696.30, भैया कैसे आया ये बताऊंगा मैं, ये कैसे आया ये बताऊंगा मैं। 2696.30 बटे में 592.71, भैया ये 4.54 गुणा है, 4.55 गुणा है ये अप्रॉक्स, ये इसका 4.55 गुणा है। एनर्जी पूछता है क्या रेशियो आता है एनर्जी का, और इनका भाग लगा देते हैं इसमें, ये कितने गुणा है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो चेंज माउल्ड वाला बाद में लेते हैं। माउल्ड चेंज क्यों करते हैं, अगर बड़े पार्टिकल आ जाएं, 19 mm से बड़े पार्टिकल 5% से अधिक हों, 19 mm से बड़े पार्टिकल 5% से अधिक हों। बुकों में आपको 20 mm शायद मिल सकता है, क्योंकि अमेंडमेंट बुकों ने शामिल नहीं किया, हो सकता है किसी बुक ने शामिल कर दिया हो, ठीक है ना, हो सकता है किसी बुक ने शामिल कर दिया हो। ये भी 4.559, ये अप्रॉक्स 4.56 गुणा आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं आपको ना ये सिखा देता हूं कि भैया ये कैसे मैंने ये रिजल्ट निकाले, तो एक का किसी का सिखा देता हूं, ठीक है ना, मैं इसका सिखा देता हूं कैसे मैंने ये रिजल्ट निकाले। तो देखिए रिजल्ट कैसे निकाले ये इसके एनर्जी के। सबसे पहले तो वेट जो है ना केजी में, उसको गुणा करोगे 9.81 से, तो ये वेट हो जाएगा न्यूटन में, ठीक है ना। तो वेट आएगा आपका न्यूटन में, 1000 का भाग लगाते ही ये आपका हो गया किलो न्यूटन, 1000 का भाग लगाते ही आपका हो गया किलो न्यूटन, ठीक है ना, 1000 का भाग लगाते ही किलो न्यूटन हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ Wkg इंटू 9.81 बटे में 1000, ये तो आया किलो न्यूटन का वेट। अब दूरी आपकी जो आपका है मीटर में लेनी है आपको, दूरी मीटर में। उसके बाद आपके जो नंबर आपने ब्लोज, ठीक है ना, तो ये नंबर ऑफ टाइम्स टोटल, तो ब्लोज को गुणा करोगे आप किससे, लेयर से, तो टोटल आपका आ जाएगा। ब्लोज को गुणा करोगे लेयर से, तो आपका टोटल आ जाएगा। बटे में वॉल्यूम चाहिए मुझे मीटर क्यूब में, बटे में वॉल्यूम चाहिए मीटर क्यूब में, और सेंटीमीटर क्यूब में जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम जो सेंटीमीटर क्यूब में है ना, अगर मीटर क्यूब में बदलोगे तो 10 की घात -6 से गुणा करोगे तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में आ जाएगा। अब आप यहां से डेटा देखो, 2.6 kg, अब आप यहां से डेटा देखो, 2.6 kg इंटू 9.81 इंटू में 31 को 0.31 मीटर हो गया, ठीक है ना, 0.31 मीटर हो गया। ये टोटल कितनी बार गया, 75 बार, ठीक है ना, 75 बार भैया टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो ये हुआ टोटल, ठीक है ना, बटे में 1000 ये, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में बदलना है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में बदलना है, तो 1000 cc को मीटर क्यूब में बदलोगे 10 की घात -6, तो 10 की घात -6 से ये तो कट गया, ये तो कट गया। अब सीधे आप गुणा कर लो इसको, 2.6 गुणा 9.81 गुणा 0.31 गुणा 75, सीधे गुणा करोगे 593.01 आ रहा है। तो यानी इसको 9.81 से गुणा करो, गुणा ये, लेकिन मीटर में कन्वर्ट करके, गुणा ये दोनों का,
ठीक है ना, क्योंकि ये आपका टोटल वर्क डन के लिए हो जाएगा और उसके बाद ये आप भाग लगा दोगे वॉल्यूम का और उसको कन्वर्ट करोगे सीसी में। ठीक है, ये तरीका होता है। और मैंने आपको बताया कितने गुणा हो गया, 4.55 और 4.56 गुणा हो गया। तो क्लास को यहीं पे ओवर कर रहा हूं मैं।